हेलो गाइस, तो ये अप्रैल वाले मंथ के थर्ड वाले वीक का सेकंड वाला पार्ट होगा। इसमें लगभग 25 से 30 क्वेश्चन हम कवर करेंगे और जो भी क्वेश्चन आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में उन सभी का आपको क्विज बना करके अपनी क्रैक जीके ट्रिक्स एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। वहां जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि अभी बीएसएनएल ने किस बैंक के साथ मिलकर के पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आंसर होगा एसबीआई। और उस पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? भारत इंस्टा पे। अब इसमें होगा क्या, तो आपको जैसे बीएसएनएल का कोई बिल वगैरह भरना है तो ऑफिस जाकर के लंबी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इस डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके, जिसका नाम है भारत इंस्टा पे, आप घर बैठे अपना पेमेंट कर सकते हो। बाकी जो एचडीएफसी बैंक था, ये भी न्यूज में था। इसने भी सेफ्टी ग्रिड नाम से एक अभियान शुरू किया था। कर्नाटक बैंक भी न्यूज में था क्योंकि इसके जो एमडी सीईओ है महाबलेश्वर एमएस, पुनः नियुक्त किया गया इनको, रीअपॉइंट। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने कौन? विरूपाक्ष मिश्रा। बीएसएनएल की अगर बात करेंगे तो इसके सीएमडी हैं पीके पुरवार, और इनका नाम भी अभी न्यूज में था क्योंकि इन्हें एमटीएनएल के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस सौंपा गया है। और बीएसएनएल की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? एमसी मैरीकॉम है। फिर है, किस मोबाइल एप्लीकेशन ने 13 दिनों में सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने। तो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार ने ये आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को बनाया था। और अभी आरोग्य सेतु एप्लीकेशन, इसे मात्र 13 दिनों में सबसे ज्यादा बार डाउनलोड किया गया और इस तरह से ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। 13 दिनों में लगभग 5 करोड़ लोगों ने इसे डाउनलोड कर लिया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था भाई, ये जो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन है ये तो स्मार्टफोन में काम करेगा, लेकिन जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, वो सिंपल बटन वाला फोन है, उनके लिए सरकार ने आरोग्य सेतु IVRS यानी कि इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम सर्विस शुरू की है। और सबसे पहले इसको किस राज्य में शुरू किया है, ये प्रश्न बन सकता है, तो याद रखना तमिलनाडु में। बाकी जो कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन है, ये कर्नाटक सरकार ने इसको शुरू किया था। प्रज्ञाम, इसको झारखंड सरकार ने शुरू किया था। क्वारंटाइन की बात करेंगे, आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था इस एप्लीकेशन को। और भी कुछ एप्लीकेशन थी, जैसे कि पंजाब ने बनाया था कोवा मोबाइल एप्लीकेशन, नागालैंड ने शुरू की थी सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 एप्लीकेशन, और राजस्थान पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप शुरू की थी। फिर है, विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 अप्रैल को। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं? तो लोगों का ध्यान विश्व विरासत स्थलों की ओर आकर्षित करने के लिए और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए और उनकी सुरक्षा व संरक्षण करने के लिए इसे मनाया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा इससे, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हिंदी में बोलेंगे तो साझा संस्कृति, साझा विरासत और साझा जिम्मेदारी। अच्छा, सबसे ज्यादा अगर बात करें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स किस देश में है, तो इटली में है, 55 है। भारत में कितनी है? भारत की भी याद रखो, 38 हो गई है। अभी लास्ट बना था अभी जयपुर, राजस्थान का जयपुर, उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जयपुर के परकोटे को। फिर है, अभी किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने एसएस कोरोना मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा दिल्ली सरकार ने। तो दिल्ली सरकार ने इस एसएस कोरोना नाम से मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और दिल्ली सरकार ने सभी अधिकारियों को कोविड-19 हॉट स्पॉट इलाकों में घर घर जाकर सर्वे करने के लिए इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। इस एप्लीकेशन से जो डेटा कलेक्ट होगा उसे तत्काल यानी कि रियल टाइम में सर्वर पर अपलोड किया जाएगा और तुरंत एनालिसिस यानी कि विश्लेषण किया जा सकेगा। फिर है, अभी कृषि मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा किसान रथ एप्लीकेशन को। अच्छा, हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है, और उन्होंने ही इस किसान रथ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य है कि लॉकडाउन के समय किसानों का जो खाद्य पदार्थ हैं, मतलब जो भी जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं हैं, जैसे कि फल सब्जी वगैरह जो जल्दी खराब हो जाती है, तो उनके परिवहन के लिए, ताकि उन्हें खेतों से उठा करके गोदामों में, मंडियों तक ले जाया जाए, ताकि किसानों का आर्थिक नुकसान न हो और लोगों को भी चीजें मिल सके। और इस एप्लीकेशन को बनाया किसने है? एनआईसी ने, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा इसे बनाया गया है। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते आगे। फिर है, अभी एक रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल कामकाज को लेकर सबसे अनुकूल देश कौन सा रहा? तो आंसर होगा भारत। तो अभी गार्टनर 2019 डिजिटल वर्क प्लेस डेवलपर के अनुसार भारत विश्व का सबसे डिजिटल कुशल देश है।
इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया ज्यादातर भारतीय कर्मचारी डिजिटल क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज को सीखने के लिए उत्साहित हैं, एक्साइटेड हैं। और इस सर्वे में बताया गया है कि भारत के 67% डिजिटल वर्कर्स का मानना है कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उभरती हुई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे कार्यस्थलों यानी कि वर्किंग प्लेस पर दक्षता बढ़ेगी। तो पहले नंबर पे भारत है, दूसरे नंबर पे है ब्रिटेन और तीसरे नंबर पे है अमेरिका। अच्छा, इससे पहले भी हमने एक रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें बताया गया था कि एशिया का नंबर 1 स्पोर्ट्स टेक देश बना था। कौन सा? भारत बना था। अच्छा, भारत अभी कहाँ कहाँ पे न्यूज में था? तो अभी आपको याद होगा G20 ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक हुई थी जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जी ने पार्टिसिपेट लिया था, उसमें भारत को ऊर्जा की खपत का प्रमुख केंद्र घोषित किया गया था। और अभी भारत इसलिए भी न्यूज में था कि इस साल के एंड में भारत एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप को होस्ट करेगा, जबकि इस साल जो फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप भारत में होने वाला था उसे रद्द कर दिया गया। और इसके अलावा आपको याद होगा भारत हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दवा का सबसे बड़ा उत्पादक यानी कि प्रोडक्शन करने वाला और निर्यातक यानी कि एक्सपोर्टर देश बना था। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखो। फिर है किसे व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा रो खन्ना को। तो भारतीय अमेरिकी सांसद हैं ये रो खन्ना और इन्हीं को व्हाइट हाउस के कोरोना वायरस सलाहकार परिषद में नियुक्त किया गया है। बाकी अजय महाजन को आप जानते ही हो, केयर रेटिंग के एमडी सीईओ बने थे। विनीत अरोड़ा अभी पेटीएम जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। और सीमा वर्मा की बात करेंगे तो अमेरिका की कोरोना वायरस टास्क फोर्स में इनको शामिल किया गया था। फिर अभी किस कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन का अधिग्रहण कर लिया है, उसको एक्विजिशन कर लिया है? तो आंसर होगा टीवीएस मोटर ने। तो टीवीएस मोटर कंपनी ने ब्रिटेन का सबसे प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड है ये नॉर्टन, और उसको एक्वाइज कर लिया, उसे अधिग्रहण कर लिया है। और कितने में खरीदा? तो 16 मिलियन पाउंड में। फिर अभी डीआरडीओ ने अपनी परीक्षण सुविधा ग्वालियर से कहां पे शिफ्ट कर दी है? तो आंसर होगा दिल्ली में। तो अभी डीआरडीओ ने कोरोना महामारी के उपचार में लगे डॉक्टर्स और जो भी स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए जरूरी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट यानी कि पीपीई को समय पर और तेजी से उपलब्ध कराने के लिए अपना जो जांच केंद्र है, टेस्टिंग सेंटर है, उसको ग्वालियर से दिल्ली में शिफ्ट कर दिया है। डीआरडीओ की बात करेंगे तो डीआरडीओ भी काफी न्यूज में रहा। पहले तो डीआरडीओ की फुल फॉर्म याद रख लेना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसका स्थापना हुआ था जब नासा का स्थापना हुआ था यानी कि 1958 में। इससे आपको दोनों याद रहेंगे। इसके हेड हैं जी सतीश रेड्डी, जिन्हें 2019 में मिसाइल सिस्टम अवार्ड मिला था। और इसका मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। डीआरडीओ दिवस मनाते हैं हम 1 जनवरी को, क्योंकि 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। फिर है कोरोना वायरस के कारण आई लीग सेशन 2019-20 को समाप्त घोषित कर किस टीम को विजेता बनाया गया है? तो आंसर होगा मोहन बागान को। तो अभी कोरोना वायरस के कारण आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता के जो बचे हुए 28 मैच थे उनको रद्द कर दिया गया है और मोहन बागान को ऑफिशियली चैंपियन घोषित कर दिया गया है। और इसे ही चैंपियन क्यों घोषित किया? क्योंकि अभी तक जितने भी मैच हुए उनमें ये टॉप पर था, इसीलिए इसे विजेता माना गया है। मोहन बागान की बात करेंगे, इसकी स्थापना हुई थी 1889 में, इसीलिए आप देख लीजिए ये एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है। और बाकी आप यहाँ पे जैसे कि पढ़ रहे होंगे गोकुलम केरल फुटबॉल क्लब, तो मैं आपको बता दूं 2019 का जो डूरंड कप था वो इसी ने जीता था। और किसको हराया था? मोहन बागान को हराया था। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका बन जाता है स्टैटिक, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं तो याद रखना फुटबॉल से। और डूरंड कप के बारे में आपको बता दूं एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये और दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे पुराना है। इसकी स्थापना ही हुई थी 1888 में। देख लो कितना पुराना है, यानी कि मोहन बागान से आप कह सकते हो 1 साल पुराना। फिर है आईपीएल के महानतम कप्तान किसे चुना गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, बी और सी, यानी कि रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी को। आपको पता ही होगा महेंद्र सिंह धोनी है वो चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन है और मुंबई इंडियंस के कैप्टन है रोहित शर्मा। इन्हें ही आईपीएल इतिहास का महानतम कप्तान चुना गया है क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के नेतृत्व में 3 बार और रोहित शर्मा के नेतृत्व में 4 बार मुंबई इंडियंस जीता है। इनके अलावा मैं आपको बता दूं अभी बेंगलुरु के बल्लेबाज हैं जो एबी डिविलियर्स, उनको सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, और जो मुंबई के तेज गेंदबाज हैं लसित मलिंगा, उनको सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज चुना गया है। और चेन्नई के जो ऑलराउंडर हैं शेन वॉटसन, उन्हें ऑल टाइम सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर चुना गया है। और आईपीएल से याद रखना अभी बीसीसीआई ने बोला था कि इस साल का जो आईपीएल का जो 13वां संस्करण होने वाला था उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है कोरोना वायरस के कारण।
फिर अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने कोविड-19 से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन डेवलप किया है? तो आंसर होगा सहयोग। तो अभी सर्वे ऑफ इंडिया ने सहयोग नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप किया है जो कोविड-19 से संबंधित जो जानकारियां होंगी उन्हें कलेक्ट करने में मदद करेगा और इससे सरकार को और जो भी सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसियां हैं उनको कोविड-19 महामारी से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने में मदद मिलेगी। बाकी मैं आपको बता ही चुका हूं, जो कोरोना वॉच है वो कर्नाटक ने लॉन्च किया था, मोबाइल एप्लीकेशन है ये। प्रज्ञा झारखंड ने किया था और क्वारंटाइन आईआईटी बॉम्बे ने किया था। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करेंगे, इसे हिंदी में बोलते हैं भारतीय सर्वेक्षण विभाग। स्थापना 1767 में हुई थी, तो इसीलिए आप कह सकते हो भारत का सबसे पुराना वैज्ञानिक विभाग है ये। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? हेडक्वार्टर आप याद रखो उत्तराखंड के देहरादून में है। फिर है भारत सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट के तहत कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम। अब इसे शुरू करने का उद्देश्य क्या है कि लॉकडाउन के समय बच्चे घर में रहकर भी फिटनेस का अभ्यास कर सके। इसमें लाइव सेशन आयोजित किए जाएंगे। देखो, फिट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे तो याद रखना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में जब राष्ट्रीय खेल दिवस होता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे, तो उस दिन इसे शुरू किया था ताकि लोगों को खेल और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अब यहाँ पे एक प्रश्न बन गया कि नेशनल स्पोर्ट्स डे ये कब मनाते हैं? तो याद रखना ये महान हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन को मनाया जाता है, जो कि होता है 29 अगस्त को। और उसी के साथ फिर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाते हैं? तो वो मनाते हैं 6 अप्रैल को। और अगर बात करें फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था, तो ये डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में भी मैंने आप लोगों से प्रश्न पूछा था, तो ये एक बार फिर से मैं आप ही लोगों के लिए छोड़ता हूँ प्रश्न कि फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया था। फिर है अभी होम डिलीवरी सर्विस शुरू करने के लिए CGHAAT, सी घाट बोल दो, सगत बोल दो, तो ये वेबसाइट किस राज्य ने लॉन्च की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ ने। तो लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी सर्विस देने के लिए ये CGHAAT, सी घाट वेबसाइट लॉन्च की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ जिसकी कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम है PR रामचंद्रन मेनन। और आपको याद होगा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भारत का पहला गार्बेज कैफे खुला था। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए ना कि भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहां पे खुला था, तो फिर आंसर क्या होगा आपका? भोपाल में। और आपको बता दूं अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइन लोगों के लिए रक्षा सर्व एप्लीकेशन भी लॉन्च किया था। इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने पढ़ई तुहर द्वार, पढ़ाई आपके द्वार नाम का पोर्टल भी लॉन्च किया था। फिर है हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने एक अपडेटेड रैंकिंग जारी की थी, तो उस रैंकिंग में भारत के टॉप टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा शरद कमल। तो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन ने अभी अपडेटेड रैंकिंग जारी की है और उसमें शरद कमल भारत के टॉप टेबल टेनिस प्लेयर बन गए हैं। अच्छा, भारत के तो ये टॉप टेबल टेनिस प्लेयर बन गए हैं, पर अगर पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो ये कौन से नंबर पे आते हैं? तो ये 31 नंबर पे आते हैं और टॉप पर हैं चाइना के फैंग जेडोंग। 31 नंबर पे भारत के आते हैं शरद कमल और 32 नंबर पे आते हैं भारत से ही जी साथियान। ये तो पुरुषों की बात हो गई। महिलाओं में बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड में टॉप पर है चाइना की चैन मैंग। और भारतीयों में बात करेंगे तो भारतीयों में टॉप पर है मनिका बत्रा, जो कि वर्ल्ड वाइड 63 रैंक पे है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात करेंगे, हेडक्वार्टर लाउसेन स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस वेटकार्ट। फिर है अभी एक बुक आई, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। आपको बताना है इसके लेखक कौन है, तो आंसर होगा V कृष्णास्वामी। तो PV सिंधु की बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था तेलंगाना में, तेलंगाना राज्य से है ये, तेलंगाना के हैदराबाद में हुआ था। भारत की टॉप बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, गोल्डन गर्ल के नाम से भी इन्हें जाना जाता है और वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय है। और अभी इन्हीं के जीवन पर ये बुक लिखी गई है। किसने लिखी है? V कृष्णास्वामी ने। बुक का नाम है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु। V कृष्णास्वामी ये खेल पत्रकार हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और शायद आपने इनका नाम सुना हो। इन्होंने एक बुक और लिखी थी, सचिन 100 हंड्रेड्स नाउ। ये बुक भी इन्होंने ही लिखी थी। देखो, PV सिंधु की बात करेंगे तो कुछ समय पहले इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था वीजा का, और अभी फरवरी में हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश की एंटी करप्शन हेल्पलाइन का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और इस बार इन्हें पद्म भूषण के लिए भी चुना गया है। और इसी के साथ इनके बारे में और जानकारी दूं मैं आपको, तो फोर्ब्स की विश्व की टॉप 10 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीट की सूची में इनको शामिल किया गया था और शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय थी। बाकी मैरी जॉर्डन की बात करेंगे, इन्होंने मेलानिया ट्रंप के ऊपर बुक लिखी थी, द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलानिया ट्रंप। बाकी सदगुरु पाटिल और माया भूषण नागवेकर की बात करेंगे तो इन्होंने अभी गोवा के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे ना, मनोहर पारिकर, जिनका पिछले साल निधन हो गया, उनके जीवन पे एक बुक लिखी। बुक का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, अ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर।
फिर है अभी किसे कैनरा बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर नियुक्त किया गया है, तो आंसर होगा मृत्युंजय महापात्रा। तो अभी सिंडिकेट बैंक के जो सीईओ हैं ये मृत्युंजय महापात्रा, इन्हें कैनरा बैंक में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यानी कि विशेष ड्यूटी के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, इनके अलावा जो आंध्रा बैंक के एमडी थे जे पेक्रीसामी, उनको यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के रूप में नियुक्त किया गया है। वैसे आपको पता होगा कि 10 बैंकों का विलय हो गया है 4 बैंकों में, और अभी ये लागू भी हो गया है 1 अप्रैल से। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको उन 10 बैंक के नाम पते होने चाहिए और किसका विलय, किसका मर्जर किस में हुआ ये पता होना चाहिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, एक बार फिर रिवाइज कराता। देखो, अभी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का विलय हुआ पंजाब नेशनल बैंक में, और इस तरह से पंजाब नेशनल बैंक भारत का एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया। सिंडिकेट बैंक का विलय हो गया कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में हो गया, और आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। देखो, अगर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो हेडक्वार्टर मुंबई में है, एमडी सीईओ है जी राज किरण राय, और अभी कुछ समय पहले इसके नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने थे विरूपाक्ष मिश्रा, और इसकी टैगलाइन क्या है, गुड पीपुल टू बैंक विद। वहीं कैनरा बैंक की बात करेंगे, हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, एमडी सीईओ है लिंगम वेंकट प्रभाकर, और इसका टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। तो इस प्रश्न से ये सारी जानकारी याद रखना। फिर है अभी किसने कोविड-19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है, तो आंसर होगा बीसीसीआई ने। तो अभी बीसीसीआई ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को प्रोत्साहित करने के लिए देश को कोविड-19 महामारी से लड़ने में सहयोग करने के लिए एक वीडियो बनाया है, और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया है। और इस टीम मास्क फोर्स के द्वारा ही ये वीडियो बनाया गया है, जिसमें विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, स्मृति मंदाना और भी कई सारे क्रिकेटर्स मास्क पहनने के महत्व के बारे में बता रहे हैं। बीसीसीआई की बात करेंगे तो इसकी फुल फॉर्म होती है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, और सीईओ हैं राहुल जौहरी, और इसके सचिव का नाम एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अमित शाह के बेटे हैं ये जय शाह। और अभी बीसीसीआई ने हमने पढ़ा था, इसने आईपीएल का जो 13वां संस्करण इस साल होने वाला था, कोरोना के कारण उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया। और अभी आईपीएल के महानतम कप्तान चुने गए थे कौन, पीछे ही पड़ा था, एमएस धोनी और रोहित शर्मा। फिर है किस आईआईटी ने कोविड-19 मरीजों के लिए वार्ड बोट विकसित किया है, डेवलप किया है, तो आंसर होगा आईआईटी रोपड़ ने। आईआईटी रोपड़ ये आपके पंजाब में है, और अभी इसी ने वार्ड बोट नाम से एक रोबोट बनाया है, जिसका काम क्या होगा, कोविड-19 के जो मरीज एडमिट हैं हॉस्पिटल्स में उनको दवाइयां और भोजन देने का काम करेगा, क्योंकि अगर इंसान जाएंगे तो इंसान के संक्रमित होने का खतरा बना रहता है, इसलिए रोबोट जाएगा, और ये रोबोट खुद को सैनिटाइज भी कर सकता है। बाकी आईआईटी बॉम्बे की बात करेंगे तो अभी हमने पढ़ा था, इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। इसी तरह से डिजिटल स्टेथोस्कोप आयु सिंक भी इसने बनाया था। आईआईटी गांधीनगर की बात करेंगे तो इसने प्रोजेक्ट आइजैक लॉन्च किया था। और आईआईटी मद्रास से याद रखना कि भारत की पहली हाइपरलूप पॉड प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा यहाँ पे। अभी आईआईटी मद्रास ने अनियमित मानव रहित ड्रोन का मुकाबला करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित ड्रोन भी विकसित किया था। फिर है अभी भारतीय तिरंगा मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रोजेक्ट किया गया। आपसे पूछा जा रहा है ये मैटरहॉर्न जो पर्वत है ये कहाँ पर है, तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड में है ये। तो मैटरहॉर्न पर्वत ये स्विट्जरलैंड में है, जिसकी ऊंचाई है 14690 फीट। और अभी ये चर्चा में रहा। क्यों रहा चर्चा में? क्योंकि कोरोना से लड़ने के लिए भारत की कोशिशों का सम्मान करने के लिए इस पर्वत पर बीम लाइट के जरिए 1000 मीटर से भी लंबा तिरंगा रोशन किया गया। एक्चुअली में कोरोना के खिलाफ एकजुटता दिखाने के लिए इस मैटरहॉर्न पर्वत पर 24 मार्च से ही हर दिन अलग अलग देशों के झंडे बनाए जा रहे हैं। बाकी स्विट्जरलैंड की बात करेंगे क्योंकि ये पर्वत स्विट्जरलैंड में है। तो स्विट्जरलैंड से पहले तो याद रखना यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। फीफा का भी यहीं पर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। ये एक यूरोपियन देश है जिसकी कैपिटल है बर्न और इसकी करेंसी है स्विस फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट है सिमोनेटा सोमारुगा। फिर है अभी फेसबुक ने किस देश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू किया है, तो आंसर होगा बांग्लादेश में। तो अभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ये फेसबुक और इसने बांग्लादेश में थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। तो इस सिस्टम से क्या होगा, ये सिस्टम जो फेक न्यूज होती है उन पर रोक लगाने के लिए है। बांग्लादेश की कैपिटल याद रखना ढाका है और ढाका में ही बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है। इसकी करेंसी है टका, प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, जिन्हें डॉक्टर कलाम स्मृति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा आपको याद होगा अभी आईसीसी अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें जीता था ये बांग्लादेश भारत को हरा करके। और फरवरी में हमने बांग्लादेश के साथ एक अभ्यास किया था संप्रीति 9
कहाँ पे किया था? मेघालय के उमरोई में किया था। इसके अलावा याद रखो ई पासपोर्ट सुविधा प्रदान करने वाला ये दक्षिण एशिया का पहला देश बना था बांग्लादेश। और ई पासपोर्ट से हमेशा एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था जिसमें जापान टॉप पे था, तो आपको बतानी है भारत की उसमें रैंक क्या रही थी। फिर अगला प्रश्न है कि जियोटेक कम्युनिटी किचन बनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। अब इसमें क्या होगा? अब ये क्या है जियोटेक कम्युनिटी किचन? अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो कम्युनिटी किचन है ये उत्तर प्रदेश में लगभग 7368 इस तरह के कम्युनिटी किचन है। यहाँ पे एक दिन में टोटल बता रहा हूँ 12 लाख फूड पैकेट बनाए जाते हैं सबको मिला करके। और अभी लॉकडाउन के समय गरीबों के लिए खाना बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए गूगल के साथ समझौता किया गया है ताकि इन्हें टैग किया जा सके। मतलब आप गूगल में आराम से सर्च करोगे तो मैप के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि आपके आसपास कोई कम्युनिटी किचन है या नहीं है तो कहाँ पर है, एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता लग जाएगी। तो ये हो गया इसका मतलब, और इस तरह से जियो टैग कम्युनिटी किचन बनाने वाला ये पहला राज्य बन गया। फिर है 2020 के लिए आसियान की अध्यक्षता किसे मिल गई है? तो आंसर होगा वियतनाम को। देखो 2019 में जो इसकी चेयरमैनशिप थी वो थाईलैंड के पास थी और इस साल इसकी चेयरमैनशिप है वियतनाम के पास। और वैसे मैंने आपको समझाया भी था डेली करंट अफेयर्स वाले लेक्चर में, जो इसकी मेंबरशिप है वो हर साल इसके मेंबर कंट्रीज को 1 by 1 मिलती है, किस अकॉर्डिंग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलती है। जैसे कि पिछले साल 2019 में थाईलैंड को मिली, थाईलैंड टी से स्टार्ट हो रहा है और टी के बाद आता है वी, तो 2020 में वियतनाम के पास आ गई। अब अगले साल किसको मिलेगी? तो इसके मेंबर कंट्रीज में बात करेंगे तो वी के बाद कोई भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर से शुरू होने वाला कंट्री नहीं है, तो अगले साल मिलेगी ब्रुनई को। तो इस तरह से अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलता है। तो देखो अध्यक्षता मिलने का मतलब क्या हो जाता है? तो इस साल जितनी भी बैठकें होंगी उनकी अध्यक्षता करेगा वियतनाम। जिस तरह से अभी कोविड-19 पर वर्चुअल आसियान समिट हुआ था और आसियान +3 समिट उसकी अध्यक्षता वियतनाम ने ही की थी। जैसे आप देख लो इस साल G20 की जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहा है? सऊदी अरब कर रहा है। तो इसकी जितनी भी बैठकें हो रही है, चाहे वर्चुअल G20 समिट हुआ, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हुई, वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, वो सब की अध्यक्षता कर रहा है सऊदी अरब। और फाइनली जो इसकी G20 समिट होती है वो सऊदी अरब के रियाद में ही होगी नवंबर में। अब वो बैठक वहाँ पे होगी या वो भी कॉन्फ्रेंस के जरिए होगी, वो तो देखना होगा उस समय के क्या हालात रहते हैं। लेकिन मैंने आपको समझाया कि अध्यक्षता का मतलब क्या हो गया। आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन होता है। स्थापना इसकी 1967 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। और इंडोनेशिया से भी मैं आपको बता दूं इसकी नई कैपिटल ये बनाया है कहाँ पे? बोर्नियो द्वीप पे, जो ईस्ट कालीमंतन है वहां पे, पूर्वी कालीमंतन नाम की जगह पे। और इसके मेंबर कंट्रीज भी मैं आपको बता देता हूँ अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ब्रुनई है, कंबोडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड और वियतनाम। तो देखो कई बार इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि आसियान में कितने मेंबर कंट्रीज है, तो याद रखना 10 हैं। और इसी तरह से बिम्स्टेक का पूछा जाता है तो 7 मेंबर कंट्रीज है। बिम्स्टेक में 7 लेटर हैं तो 7 याद रख लो। आसियान में 5 लेटर हैं, उसका डबल कर लो। फिर है अभी शेमलेस बुक को रिलीज किया गया, इसके लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ऑप्शन ए तस्लीम नसरीन। तो बांग्लादेश की लेखिका है और इन्होंने अभी इसका एक्चुअली में इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है। जो ओरिजिनल बुक है वो तो बंगाली भाषा में है और उसको लिखा था अनुरूप सिन्हा ने। बाकी वी कृष्णा स्वामी की बात करेंगे, इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ताहिरा कश्यप, इन्होंने द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन नाम की बुक लिखी थी। और राकेश मारिया लेट मी से इट नाउ नाम की बुक लिखी थी। तो गाइज इसी के साथ ये हमारा अप्रैल का 3rd वाला वीक कंप्लीट हो चुका है। अब हम 4th वीक की ओर मूव ऑन करेंगे और इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके, टेस्ट बना करके आपकी क्रैक जीके ट्रिक्स एप्लीकेशन पे अपलोड करवा दिया है। तो वहां जाकर के आप इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना और खुद से एनालिसिस करना कि अभी अभी जो वीडियो आपने देखा है अगर उन्हीं क्वेश्चन का आप टेस्ट लगाते हो तो कितना स्कोर कर पा रहे हो। और एक बार याद जरूर रखना, बीच बीच में रैंडमली टाइम निकाल करके आप पुराने टेस्ट भी लगाते रहा करो। पुराने मंथ के हो गए, पुराने वीक के हो गए, पुराने डेज के हो गए, जैसे भी आपको टाइम मिले, ताकि उससे ये पता लगेगा कि चीजों को आप कहीं भूल तो नहीं रहे हो, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिवीजन को उतना ही महत्व दो जितनी नई चीजों को याद करने में देते हो, या उससे भी ज्यादा। और प्लीज अगर वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरी हेल्प जरूर कीजिए। अभी कंडीशन बहुत खराब हो गई है, आपको पता ही है सब कुछ, तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए।